Hello. In today's class, I am going to discuss the Indian economic development since 1947. In short, this theory is called Indian economic development. The very first topic is the condition of Indian economy on the eve of independence. That is the topic. Now let us discuss. The main objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development. मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की जो पुस्तिका लिखी गई है या इसको कल्चर में लाया गया कि इस पर भी लिखा जाए किताबें कि भारत का क्रमिक विकास कैसे क्रमशः पिछले 100 वर्षों में हुआ है उसका हमको पता चले और उसका बैकग्राउंड क्या है कि अगर हम पिछड़े हुए थे तो क्यों थे, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे थे तो उसके पीछे का कारण क्या था. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट it is important to first look at the state of India's economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद तो हम क्या कहते हैं, स्वराज हो गया, अपने हाथ में शासन आ गई, लेकिन हम तुरंत ही जंप करके दुनिया की दूसरी तीसरी पहली अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बन गए, हम पिछड़े क्यों रह गए. तो इसके लिए हमको एक भारत के पीछे आज़ादी से ठीक पहले के सिनारियो का यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में एक स्टडी करना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों ने यदि हमारे ऊपर शासन किया तो व्हाट ट्रिक डिड दे प्ले जिससे कि हम आगे न बढ़ पाए इकोनॉमिकली. Origin of British rule. The British rule over India changed the course of history in India. The foundation of British Europe in India was laid by Battle of Plassey 1757. मतलब जो ब्रिटिश शासन था उसने भारतीय इतिहास परंपरा को बदल दिया. झूठ को सच, सच को झूठ लिखने की परंपरा स्टार्ट हो गई थी. द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जब भारत पे जो ब्रिटिश शासन का जो पूरा नींव एक तरह से कहा जाता है वो 1757 के प्लासी के युद्ध में के बाद से माना जाता है. हालांकि 1600 एडी से ही उन्होंने संघर्ष कर दिया था भारत में, बट 1757 यानी 150 साल के बाद वो भारत पर पाँव जमाने में एक तरह से पूरे भारत पर कभी नहीं रहे, बट एक तरह से पूरे भारत पर उनका प्रभुत्व हो गया. अब थोड़ा इसको पीछे आपको बात बता दें कि जो ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडिया पर शासन किया तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी भी आई. ब्रिटिशर्स का इन्वेट करने के इंडिया के ऊपर इंटेंशन क्या था कि एक तो उनको पता था कि भाई भारत नाम का कोई देश है दुनिया में जो बहुत ही सुखी संपन्न है एक्सेप्ट्रा, ऐसा उनको इस बात उनको ल्योर किया कि वो भारत की तरफ आए. दूसरी बात वो यहाँ से बहुत सारे वेल्थ प्लंडर करके अपने इलाके में अपने देश के लिए ले जाते थे. एक तरह से समझिए कि जो ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आके हमला किए, अटैक किए, वो लोग ब्रिटिश क्राउन के एजेंट थे. मैंने अभी होता है ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते, ठेका देते हैं कि भाई आप रोड बनाओ, किसी को बिल्डिंग बनाओ, तो उस तरह से वो ठेका था कि दुनिया भर में जाओ, हमला करो, लूटो पाटो, सारा खर्चा ब्रिटिश क्राउन उठाएगी और वहाँ से जो अपने लूट के अपने भोग के लिए तो सामान रखना ही रखना, यहाँ की सरकार को भी शेयर करना, यानी डकैती करने का एक कॉन्ट्रैक्ट यूरोपियन किंगडम में ये था कि वहाँ से लुटेरे लोगों को भेजा था, स्पेशली दुनिया के अलग अलग देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में, कि जाओ उन पर इन्वेट करो, अटैक करो, दिमाग ला करके वहाँ पर सेटअप करो और फिर सेटअप होने के बाद जो प्लंडर वहाँ से करते हो, और प्लंडर ही नहीं करना, उनके माइंड का भी प्लंडर करना, उनको डिस्टेबलाइज कर देना कि वो अच्छे हैं, यूरोपियंस अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, पुर्तगीज़ अच्छे हैं, जर्मन अच्छे हैं, फ्रेंच अच्छे हैं, इटालियन अच्छे हैं, ये कंसेप्ट उनके अंदर डालना है. और एशियन या अफ्रीकन के जो लोग हैं वो लोग बैकवर्ड हैं, वो उनके पास सिविक सेंस नहीं. इस तरह का दो तरह का प्लंडर किया. वेल्थ का तो प्लंडर किया ही किया, आपका साइकोलॉजिकल प्लंडर किया, आपको ब्लैकमेल करके आपको डिमोरलाइज कर दिया, ऐसा फील कराया कि भाई आप कुछ नहीं हैं. बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल लिख रहा है क्या, द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी.
अब ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि उधर यूरोप, एक तो अभी मैं बता ही दिया कि यहाँ से सामान लूट करके वहाँ के राजा महाराजा को भी देना है, और प्लस लूट में जितना काफिला लगा हुआ उनका भी भरण पोषण हाई लेवल पे होना चाहिए। एक और बात थी कि ब्रिटिश यूरोपियन जो था, अभी दिया ना कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ऑलमोस्ट उनका इंडिया के ऊपर कब्जा हो चुका था। तो उसी समय यूरोप में क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि मॉडर्न वेज, इंडस्ट्री तो दुनिया में हमेशा से थी, लेकिन पहले की इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता था कॉटेज इंडस्ट्रीज़, गृह उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, हाथ से हाथ से चलाने वाले मशीन सब छोटे मोटे थे और ज़्यादातर हाथ पर आधारित कार्य था। तो इंडस्ट्री तो दुनिया में हमेशा से थे, बट एक नए तरीके से ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा काम हो, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ का दौर यूरोप में चल रहा था। दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और जब वो उन इंडस्ट्रीज़ में गुड्स बनना स्टार्ट हो गया लार्ज स्केल पे, एक ही जगह में 5 लाख 10 लाख 50 लाख लोगों का सामान बनना स्टार्ट हो गया, तो उनको उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। और प्लस जब उस, मान लीजिए रॉ मटेरियल मिल गया इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री में जब रॉ मटेरियल बन के तैयार हो जाए तो फिनिश्ड गुड्स के रूप में मान लीजिए ब्रिटेन में बिकेगा, यूरोप के आसपास के देशों में बिकेगा, फिर भी सरप्लस प्रोडक्शन है, तो फिर और दुनिया का नया देश खोजना पड़ेगा ना बाजार जहाँ पर उनको बेचेंगे। तो ये दो मकसद से वो दुनिया में कहीं भी इन्वेड करके वहाँ पे कब्जा जमाए। ब्रिटिश, अब फिर आते हैं यहाँ लाइन में, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country। देखिए बता रहा है, शॉर्टकट में बता रहा है आपको कि ब्रिटिशर्स लोगों ने यहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही कुकर्म किए। उन्होंने यहाँ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को यहाँ से प्लंडर किया। अब देखो मॉरिशस है, फ्रेंच गयाना है, वेस्ट इंडीज़ है, जहाँ कहीं देखोगे कि नेटिव इंडियंस वहाँ पे पाए जाते हैं, उनका हिस्ट्री 150-200 साल का है, तो ये समझ लेना कि ब्रिटिशर्स लोग इंडिया से उनको ले गए और वहाँ पे उनको कहीं पे शुगर केन ग्रो करने के लिए, कहीं पे माइनिंग वर्क के लिए, कहीं पे मिलिट्री के रूप में ले गए, कहीं पे और फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए ले गए। तो इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज को भी वो ले गए, और इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज जो जितने मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर फार्म रिसोर्सेज होते हैं, उसको भी वो यहाँ से ले गए। फाइनली आफ्टर 200 years of British rule, India gained independence from them on the 15th August 1947। अंततः हम लोग तो याद आज़ाद हुए, लेकिन वो जो पीछे हमारी कमर तोड़ दी गई थी, हमारे कॉटेज इंडस्ट्री को चौपट कर दिया गया, और हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं लगाई गई। हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग था, ट्रेडिशनल वे ऑफ इंडस्ट्री था, उसको डैमेज कर दिया गया, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को यहाँ उसी तरह से इस्टेब्लिश नहीं किया गया जिस तरह से यूरोप में था। इसलिए भारत आज़ादी के बाद भी पिछड़ गया। तो आगे देखते आगे क्या लिखा हुआ है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब कि ब्रिटिश शासन में हमारा आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर का आर्थिक विकास हुआ था। बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। जब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन नहीं करते थे, उससे पहले भी हम पर शासन था, पूरे देश पर नहीं था, लेकिन बहुत सारे हिस्सों पर एक तरह से शासन था, और वो शासन था इस्लामिक इन्वेडर्स का। ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स इंडिया पे आए, थोड़ा उसके बारे में बता दूँ। इस्लामिक इन्वेडर्स हमारे एशिया से ही आए, जो जिसकी फ़िलॉसफी थी अरब की, और वो चाहे मंगोल से हो, चाहे वो मंगोलिया से हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान से हो, उज़्बेकिस्तान से हो, या सऊदी अरब के आसपास के देशों से हो, वहाँ से जो इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए, वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट एशिया से जो इन्वेडर्स हमारे तरफ आए, वो इन्वेडर्स यहाँ पे उनका मकसद था यहाँ के वेल्थ को लूटना, और दूसरा मकसद उनका क्या था, यहाँ के लोगों को मार के, काट के, पीट के मुसलमान बनाना, कहीं भी मूर्ति पूजक न बचे। तो इस्लामिक इन्वेडर्स का क्या उद्देश्य था कि हम ये जो दुनिया भर में मारकाट मचा रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट करके इस्लाम बना रहे हैं, तो चलो भारत की तरफ चलते हैं। भारत भी बहुत बड़ा मूर्ति पूजक देश है, और वो बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है, तो उसके वेल्थ को भी प्लंडर करेंगे, वहाँ के लोगों को मारपीट करके भी शासन क्या कहते हैं, मुसलमान बनाएंगे।
एक को गर्दन काटेंगे तो 1000 लोग अपनी तुरंत मुसलमान बन जाएंगे। तो इस मकसद से वो लोग इंडिया पे, भारत पे हमला किए। तो यहाँ के उन्होंने इकोनॉमी को डैमेज नहीं किया। इकोनॉमी को डैमेज नहीं किया मतलब कि जो इकोनॉमिक वे ऑफ लिविंग था, जो समाज का कॉटेज इंडस्ट्री था, जिस तरह से समाज काम कर रहा था, उसको उन्होंने कभी डैमेज नहीं किया, उसको उन्होंने कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया। जिनको मुसलमान बनाते गए उनको भी वही काम करते थे जब वो हिंदू थे, जब वो सनातनी थे, जब वो बौद्ध थे, जब वो जैन थे। जिस तरह से वो, जिस वे ऑफ लिविंग में वो जी रहे थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके जी रहे थे, उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मुसलमान बनने के बाद भी वो करते रहे। इसलिए आप देखोगे कि अभी जो करेंट मुस्लिम से कोई, आपको लगता है ना कि कोई वीवर है, कोई बुनकर है, कोई राजमिस्त्री है, मैज़ोन है, कोई कॉबलर है, कोई फार्मर है, कोई मांस से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, कोई चमड़ा से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, तो ये मत समझना कि ये इस्लाम मुसलमान लोग ये करते हैं। ये एक्चुअली में हिंदू का ऑक्यूपेशन था, सनातनियों का ऑक्यूपेशन था, बट कन्वर्सन के बावजूद भी वो अपना ऑक्यूपेशन नहीं छोड़े। और उनको बोला गया था कि भाई तुम अगर मुसलमान बन जाओ तो तुमको तुम्हारा ऑक्यूपेशन चलाने देंगे, नहीं तो तुमको तुम्हारी हाथें काट देंगे। तो लोग डर करके मुसलमान बनते गए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलता रहा। यानी इस्लामिक समय में लोगों को साइकोलॉजिकली और रिलीजियसली डिमोरलाइज किया गया, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डैमेज नहीं किया गया। सबका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलता रहा मोस्टली। जो मुसलमान बनते गए और हिंदू भी नुक छुप करके उस ऑक्यूपेशंस को करते थे, जजिया टैक्स दे करके करते थे। बट ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कि इंडिया वॉज अ परस्परस इकोनॉमी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड परस्परस इकोनॉमी। हम लोग थे। अंग्रेजों ने आने के बाद हमको बोला कि भाई आप लोग तो जंगलों में रहने वाले हो, सांप पकड़ने वाले हो, अगर ऐसा रहते तो फिर आप बाहर से हमारे ऊपर अटैक क्यों करते भाई, क्यों यहाँ पे आए? क्योंकि इंडिया वॉज अ परस्परस इकोनॉमी। सब तरफ से सर्वगुण संपन्न देश जिसको कहते हैं, वो देश था भारत। Agrarian economy. Agriculture was the main source of livelihood for most people and it engaged about 2/3 of the total population. और ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत की करीब 2/3 आबादी पूरी तरह कृषि पर आधारित है। प्राय समाज का हर तबका को खेती करना ही पड़ता था, चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बढ़ई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, सबको पार्ट टाइम एक्टिविटी के रूप में एग्रेरियन इकोनॉमी यानी खेती बाड़ी में सबको लगना पड़ता था, फार्म या फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। इसमें एनिमल रेयरिंग भी आ गया। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stoneworks, etc. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। देखिए क्या बता रहा है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में दुनिया में 1 नंबर में था भारत। इतने अच्छे अच्छे तरह के सामान यहाँ पर बनते थे। कुछ चीज़ों के यहाँ चर्चा हुआ है, सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल्स का, प्रेशियस स्टोन वर्क्स का, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का, कि पूरा दुनिया में हमारा नाम था। इतने फाइन क्वालिटी के हम लोग यहाँ पे चीज़ बनाते थे और पूरी दुनिया भर में उनका डिमांड था, लोग बाहर के लोग हमसे खरीदते थे। अब आपको यहाँ पे थोड़ी बातें आउट ऑफ सिलेबस जाऊँगा कि देखो इंडिया में ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है ना, उसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग काम में लगे लोगों को एक नाम होता गया। जैसे जो मिट्टी से कुछ बर्तन या जो भी बना के बेचेगा वो कुंभकार, वो पॉटर कहलाने लगा। जो चमड़ा से रिलेटेड वर्क करने लगे उनको चर्मकार, चमार कहने लगा। फिर जो लोग मान लीजिए हमारे आपके शूज़ को, स्लीपर्स इत्यादि को रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, उनको हम लोगों ने कॉबलर कहना स्टार्ट कर दिया। तो यानी इंडिया में जो भी कास्ट सिस्टम है, जो हमारे आपके पुराने कपड़े को साफ़ कर देंगे, धो देंगे और उससे अपना लाइवलीहुड कमाएंगे, उनको हम लोगों ने वॉशरमैन, धोबी कहना स्टार्ट कर दिया। तो इट मीन्स कि जितने भी जो कास्ट हम लोग कहते हैं कि जाति पाति है, एक्चुअली दे आर नॉट जाति पाति हेयर। एक्चुअली जाति मीन्स व्हाट इज़ योर वे ऑफ लिविंग, आप क्या करके कमाते हो। क्योंकि लोगों ने बीच में पुश्तैनी वंश परंपरा के हिसाब से अपना लाइवलीहुड चुनने का दौर शुरू किया था। तो इसलिए लोगों का जात पूछने का मतलब भाई तो की का, तो आपका क्या काम है, व्हाट आर यू वर्किंग फॉर, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो दैट इज मीन्स ऑफ कास्ट। बट इन द टाइम it turned
इट टुक द शेप ऑफ अनटचेबिलिटी। उसमें से हम लोगों ने उनके काम के हिसाब से, वही जात का मतलब काम ही हुआ, बट किसने क्या काम चुना इस हिसाब से उसमें हम लोगों ने सुपीरियर इन्फीरियर चुनना स्टार्ट कर दिया, और जो इन्फीरियर जिस काम को मानने लगे उसको हम लोग किसी किसी से दूर रहने लगे, उनके हाथ का छुआ हुआ उनके साथ उठना बैठना मना कर दिया। हालांकि वो अभी भी होता है कि आप देखोगे एक ही परिवार में अगर कोई काफ़ी इकोनॉमिकली संपन्न हो गया है, तरक्की कर गया है, तो वो अपने से छोटे भाई, जो भी भाई हो, अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया, कम पढ़ लिख पाया है, बहुत पिछड़ा है, तो देखना जो ज़्यादा पढ़ा लिखा सुखी संपन्न है, वेल एस्टैब्लिश्ड हो, वो उससे धीरे धीरे रिश्ता कम रखता है, और अगर रिश्ता रखता भी है तो उससे नौकर जैसा काम करवाता है, एक ही फैमिली में, एक ही ब्लड में। तो सोसाइटी में इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया जो भारत को काफ़ी डैमेज किया। तो हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत का जो इकोनॉमी था, ऑल्दो इट वाज स्लेव टू मुस्लिम इन्वेडर्स, बट इट वाज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर फ्लरिशिंग इन इंडिया। यहाँ लिख रहा है कि मसलिन, अ कॉटन फैब्रिक ऑफ प्लेन weave, is a type of cotton textile which has its origin in Bengal, now Bangladesh, especially in places in and around Dhaka, spelled as Dhaka during the pre-independence period। मतलब भारत में एक सिल्क से बना हुआ फैब्रिक था जिसको कहते थे मसलिन, वो बड़ा ही पॉपुलर था दुनिया भर में। जो अभी के बांग्लादेश में ढाका नाम का जगह था, वहाँ पे उस एरिया के लोगों के द्वारा, वहाँ के रहने वाले वीवर कम्युनिटी के द्वारा चीज़ बनाया जाता था। Dhakai muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textiles and was exported to Europe, Middle East and other markets in the 17th and 18th century। यानी 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये चीज़ उधर यूरोप एक्सपोर्ट होता रहा था। The finest variety of muslin was called malmal, and foreign travelers also used to refer to it as malmal shahi or malmal khas, implying that it was worn by or fit फॉर द रॉयल्टी। ये कपड़ा बहुत ही सुखी संपन्न परिवार यूज़ करेंगे, इस तरह बात का चर्चा मलमल के बारे में, जो कि एक टाइप का मसलिन था, उसकी चर्चा इतिहासकारों ने इन्वेडर्स के द्वारा जो के साथ जो पढ़े लिखे लोग आए थे या फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, वो लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है। अब हुआ क्या? हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interests than with the development of the Indian economy। देखो, जब ब्रिटिशर्स भारत पे आए, भारत पे कब्जा जमा लिया, तो उनका हर चीज़ में फ़ायदा रहता था कि हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे ब्रिटेन को क्या फ़ायदा हो रहा है। भारत को फ़ायदे के बारे में वो नहीं सोच रहे थे। तो हर हमेशा वो भारत पर शासन, दुनिया में जहाँ कभी उन्होंने शासन किया, दे डिड नॉट केयर अबाउट द लोकल्स। उन्होंने लोकल्स को सिर्फ ह्यूमिलिएट किया, डाउनग्रेड किया, साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल किया कि आप लोग जंगली हो, अनकल्चर्ड हो, आपको कपड़ा पहनने नहीं आता इत्यादि इत्यादि सबसे, और सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ब्रिटिशर्स लोगों ने काम किया, अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काम किया और इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करने का काम किया। देयर पॉलिसीज ब्रॉट फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उन्होंने जो कोशिशें की, इसके कारण भारत के इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्या हुआ? देयर टू फोल्ड स्ट्रैटेजी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, decline of handicraft industry transformed the country into a supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain। मतलब भारत को उन्होंने क्या किया, एक तरह से को यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को डैमेज किया, डिमोटिवेट किया, और ब्रिटेन की बनी हुई गुड्स को यहाँ पे लाके बेचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ का फिनिश्ड गुड्स एक बाहर चला जा रहा। आपका जो हर कास्ट के पास अपना एक ऑक्यूपेशन था, और वो लोकल इकोनॉमी से हार्ट सिस्टम, जो हम लोग कहते हैं ना, हर इलाके में हार्ट लगता है, तो दे यूज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन नेबरिंग हार्ट। ईच कास्ट were producing something and they were selling goods in neighboring heart. Some few traders used to go far places। तो इस तरह से समाज, हर विलेज इकोनॉमी एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ डिपेंडेंट था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने हमारे इकोनॉमी के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डैमेज किया, और यहाँ के गांव, जंगल, पहाड़ से जो भी रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मिनरल से रिलेटेड हो, चाहे फार्मिंग इंडस्ट्री से हो, या प्लांट या हर्ब्स हो, सभी प्लंडर करके रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले गए और वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया। तो हुआ क्या, इंडिया में प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद हो गया।
और ब्रिटेन में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और यहाँ का रॉ मटेरियल ब्रिटेन से जाने लगा और फिर यहाँ से ब्रिटेन जाने लगा और ब्रिटेन में जब फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हो गया वही सामान आकर के यहाँ पे फिर बेचने का काम उन्होंने एक नया परंपरा स्टार्ट किया। और यहीं भारतीय बिजनेस कम्युनिटीज़ को पकड़ कर उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप हमारा सामान बेचो। तो इस तरह से भारत को उन्होंने एक तरह से सिर्फ ट्रेडिंग लैंड समझ लिया। अब यहाँ दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म refers to the system of political and social relations between two countries of which one is the ruler and the other is its colony. The ruling country not only has political control over the colony but it also determines the economic policies of the dominated country. In case of India, the unequal relationship between the colony India and the ruling country Britain resulted in underdevelopment of India. देखो बता रहा कि कॉलोनियलिज्म होता क्या है। तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसा स्थिति था जिसमें एक देश अपने दम पर, मार काट के दम पर, कूटनीति के बल पर किसी दूसरे देश पर कब्जा जमा लेता है और उसको अपने अंडर में कर लेता है। तो जिस देश पर कब्जा जमा लेता है, जिसके ऊपर वो शासन कहलाते हैं, उस देश को कहा जाता है कॉलोनी। जैसे कि भारत एक कॉलोनी था और क्या कहते हैं, और जिस पे शासन किया, जैसे कि इंडिया पे शासन किया है ना, तो वो रूलर थे। तो उन्होंने इंडिया पे शासन करके, और हर हमेशा जो कॉलोनी होते थे, कॉलोनी के ऊपर जो रूलर होते थे वो बहुत ही मिसबिहेव करते थे, मिसट्रीट करते थे और हर हमेशा अपने फ़ायदे के लिए उसको अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। चलिए बाद में पढ़ेंगे और बाकी चीज़ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।